Hey guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 मई 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। तो ये आर्टिकल हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे बात करी गई है नासा का एक मिशन है जिसका नाम है ओसाइरिस रेक्स। नाउ अब यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है, एक तो ये ओसाइरिस रेक्स और दूसरा एस्टेरॉइड बेनू। नाउ ये जो ओसाइरिस रेक्स है ये क्या है, ये है एक स्पेसक्राफ्ट जो कि कहाँ पे गया है, एस्टेरॉइड बेनू पे। अब ये जो बेनू क्या है, ये एक एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड क्या होता है, ये रॉकी पार्टिकल होते हैं जो कि आपको स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट गया है इसने इस एस्टेरॉइड पर से ये सैंपल कलेक्ट करा और उसके बाद ये वापस से अर्थ की तरफ आ रहा है। इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, उसी वजह से ये न्यूज में है। नाउ आप देख पाओगे स्पेस में ढेर सारे आपको एस्टेरॉइड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11 मई जो कि अभी तारीख निकली है, उस तारीख को जो नासा की ओसाइरिस रेक्स मिशन है इसने वापस से यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी बेनू से। मतलब बेनू से ये वापस आ रहा है अर्थ पर और लगभग 2 साल लगने वाले हैं इसके प्रोसेस के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये ओसाइरिस रेक्स की फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। ओके, नाउ अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो बेनू जैसा मैंने आपको बताया ये एक एस्टेरॉइड है। अगर हम लोग बात करें कहाँ पे लोकेटेड है तो पृथ्वी से लगभग 200 माइल्स अवे की दूरी पर ये लोकेटेड है। नाउ ये जो नाम है बेनू इसका कैसे पड़ा, नाम रखा गया है एक इजिप्टियन देवता है उनके ऊपर। साथ ही साथ जो ये एस्टेरॉइड है इसको डिस्कवर करा गया एक टीम के द्वारा, और वो टीम कौन सी है, क्योंकि वो टीम है जिसको नासा ने पैसा दिया, उसका नाम है लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम। तो 1999 में ये सब काम किया गया। नाउ जो बेनू है ये एक बी टाइप एस्टेरॉइड है, इसको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्बन और बहुत सारे अदर मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ हम लोग बात करें इसके कुछ सिग्निफिकेंस की तो क्या है, देखो जो बेनू है ना ये सबसे पुराना एस्टेरॉइड बोला जा रहा है और लगभग बिलियन ऑफ ईयर्स हो गए हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं। ये एस्टेरॉइड वैसा का वैसा ही है। तो इसके ऊपर डिस्कवरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग इसके ऊपर नई नई चीजें खोजेंगे तो हमें ये पता चल सकता है कि सोलर सिस्टम कैसे पूरा का पूरा बना है, कैसे सन बना है, अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, आप कह सकते हो सोलर सिस्टम कैसे बना, बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे ओरिजिन हुए हैं, ये सब कुछ हम लोग इस एस्टेरॉइड से जान सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे ये ओसाइरिस रेक्स ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नासा का पहला मिशन है जो कि अर्थ के पास किसी एस्टेरॉइड के पास गया है। ओके, और वहां से ये सैंपल कलेक्ट करके ला रहा है। 7 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस में और उसके बाद हमें क्या निकल के आया, 60 ग्राम का सैंपल हम लोग लेकर आ रहे हैं वहां से। अब इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था, 2016 में। ये अपने टारगेट तक पहुंचा 2018 में। नाउ इसने सैंपल कब लिया, 2020 में सैंपल कलेक्ट करा। नाउ अब 11 मई में ये वहां से निकल चुका है वापस से। अभी भी 2 साल लगेंगे इसको वापस से अर्थ पर आने में। ओके, नाउ ये जो स्पेस क्राफ्ट था इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे एज यूजुअल चीजें बहुत सारी देखने को मिलती हैं वो चीजें। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। तो हेडिंग पर मत जाना, ये कल की हेडिंग डली ही रह गई साउथ सूडान के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो हुआ क्या है, जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र पंत यहाँ पे ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं सॉरी, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे हाल ही में एनएचआरसी के चेयरपर्सन कौन बने, तो यहाँ पे इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नाउ हम लोग एनएचआरसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो इसको एस्टेब्लिश करा गया, बनाया गया 1993 में, और इसका आप कह सकते हो एक
वर्कशॉप हुआ था वो पेरिस के अंदर देखने को मिला था 1991 में। नाउ आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर। इसका स्टेटस क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस है, वो क्या है? सबसे पहले आपको नाम से नजर आ रहा होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन के वायलेशंस होते हैं, जो आज के टाइम पर मानव के अधिकार हैं, उनका कोई हनन होता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, उस चीज को ये रोकता है। साथ ही साथ जो ये कमीशन है ये बहुत सारी रिसर्चेस करता है किस चीज को लेकर, जो ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। तो बड़े बड़े कैंपेन्स करना जिससे कि ह्यूमन के राइट्स को बताना। दूसरी चीज यहाँ पर बड़े जो एनजीओज काम करते हैं उनके काम को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये काम करता है एनएचआरसी। नाउ कुछ कॉम्पोजिशन है, मतलब कि इसके अंदर कितने कितने मेंबर्स कौन कौन होता है। तो सबसे पहले जो एक कमीशन है इसके अंदर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा जिनको अभी इलेक्ट किया गया है, ठीक है, अभी जिनका नाम मैंने आपको बताया था। उसके बाद 4 आपको फुल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे और 4 डीम्ड मेंबर्स। नाउ अगर किसी को चेयरपर्सन बनना है इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो यहाँ पर उसको एक आप कह सकते हो जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, देन वो चेयरपर्सन यहाँ पर बन सकता है। नाउ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि बताई गई है जस्टिस पंत जी के द्वारा, मतलब इनके बारे में। तो इनको अपॉइंट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ एनएचआरसी, कब? 22 अप्रैल 2019 में। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये पोस्ट है चेयरपर्सन की, ये काफी टाइम से खाली पड़ी थी, लगभग दिसंबर 2 से। और अगर हम बात करें तो जब जो हमारे जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एचएल दत्तू, ये अपना जो टेन्योर है उसको कंप्लीट कर चुके थे, तब से ये पोजीशन खाली पड़ी थी। नाउ अब इस पोजीशन को कर दिया गया है फुलफिल, तो इसके बारे में यहाँ पर अभी जो है न्यूज आ रही है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने अभी साल 2021 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे को मनाया है 11 मई को, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 मई को, ताकि क्या कर सके हम लोग, ताकि जो आज के टाइम पर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी साइंस के फील्ड में इतना कुछ किया है कि इन लोगों को अप्रिशिएट करना बनता है। तो इनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए, इनके अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नाउ हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इन्होंने यहाँ पर ये टर्म इस्तेमाल किया था ताकि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं याद किया जाए। ना उसके बाद ये जो दिन है ये एक चीज और याद दिलाता है, 1998 में इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट किया था, तो ये दिन इस चीज की भी हम लोगों को याद दिलाता है, वो यहाँ पर बताया गया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इससे इंडिया को एक नई ताकत मिली और दुनिया भर में जाना गया कि हाँ भाई इंडिया ने एक पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट जो है अपना कंप्लीट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मैंने अभी क्या बताया कि जो ये दिन है ये एनिवर्सरी इस यहाँ पर सेलिब्रेट करी जाती है, करी जाती है किसकी? पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट की। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जल जीवन मिशन के बारे में, तो जो जल जीवन मिशन है क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जो ये आर्टिकल है इसमें बताया गया जो पुडुचेरी है ये बन चुका है हमारे कंट्री का चौथा स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑब्वियस सी बात है, तो ये बन चुका है। क्यों? जिस स्टेट के अंदर, जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है हर किसी रूरल हाउस होल्ड के अंदर वाटर टैप कनेक्शन लग चुका है, ऐसा यहाँ पर पुडुचेरी बन चुका है चौथा यूनियन टेरिटरी, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में क्या कंफ्यूजन है मैं भी आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो पुडुचेरी आज के टाइम पर चौथा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसी से काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे बोला गया देखो 1 2 3 4, अब इन चारों के अंदर स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, तो इस वजह से ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पहला नंबर पर कौन सा बना? गोवा, जहां पर हर किसी रूरल हाउस होल्ड के अंदर वाटर का कनेक्शन दिया गया, टंकी दी गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे स्टेट बना तेलंगाना, देन उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये चौथी यूनियन टेरिटरी बन चुका है पुडुचेरी, जहां पर रूरल हाउस होल्ड्स में क्या हुआ है? वाटर टैप कनेक्शन देखने को मिला है। और जो ये जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन का काम क्या है?
एक सेकंड रुक जाओ। जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसका मकसद यह है कि साल 2024 तक हम लोग हर किसी गांव में घर घर में वाटर टैप कनेक्शन दे सकें, वहां पर हम लोग पानी प्रोवाइड करवा सकें। तो ये 2024 का हमने टारगेट सेट किया है। इसके लिए काफी हद तक पैसा भी बजट के अंदर डिक्लेयर करा गया कि इतना पैसा लगाया जाएगा, उसके बारे में ये न्यूज आ रही है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो देखो क्या हुआ है, ये एक बॉडी है इरेडा, जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बेसिकली, उसको काफी हद तक सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। नाउ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। देखो जितने भी आर्टिकल मैंने डिस्कस करे ये काफी हद तक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करें जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, इरेडा, ये एक मिनी रत्न है। अगर हम इसमें बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, जो कि आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। क्या बकवास है, कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ये डेवलपमेंट एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। और ये है क्या बेसिकली, तो ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसको बनाया गया था एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपको ध्यान रखना है ये क्या है बेसिकली, एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि पैसा प्रोवाइड करवाती है। तो 1987 में इसको बनाया गया, लेकिन उसके बाद इसका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको इसके बाद यहाँ पे बना दिया गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, अब ये किसके अंडर बनाया है? कंपनीज एक्ट 1956, उसका सेक्शन 4A के अंडर में ये सब कुछ किया गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। नाउ इरेडा का जो मेन आज के टाइम पर मोटिव है वो है एनर्जी फॉर एवर, यानी सभी के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाए। और रिन्यूएबल एनर्जी को ये काफी हद तक सपोर्ट करता है, उन लोगों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। नाउ जो ये इरेडा है आज के टाइम पर आप देख पाओगे इकलौता ये डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस करता है किसको? रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को। कंट्री के अंदर कोई भी अगर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने वाली इकलौती यहाँ पर ये बॉडी बन जाती है। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है हमारे पास, जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जिसके बारे में डिस्कशन हमने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी किया था। यहाँ पर बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है KR गौरी अम्मा। तो अगर हम बात करें तो इनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से पर्सनैलिटी न्यूज के अंदर है, लेकिन केरला के अंदर इनका काफी बड़ा रोल रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे इसका इनके बारे में कि केरला में इनका क्या क्या रोल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो काफी पॉपुलर, काफी अनुभवी एक कम्युनिस्ट लीडर थी, किसकी? यहाँ पे आप देख पाओगे जनपथ्य संरक्षण समिति की। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पार्टी है जिसकी लीडर ये रह चुकी हैं। साथ ही साथ जो ये KR गौरी अम्मा है, इनकी डेथ हुई है कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। कुछ यहाँ पर इनके शरीर से रिलेटेड एक तरीके से उम्र ज्यादा हो गई थी, 102 साल की थी, तो उम्र ज्यादा होने की वजह से कुछ परेशानी थी जिनकी वजह से यहाँ पर ये डेथ हुई है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे R गौरी अम्मा जो है इंडियन पॉलिटिशियन रह चुकी हैं और केरला स्टेट की पहली रेवेन्यू मिनिस्टर थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेथ हुई है या फिर फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ केरला स्टेट वो है हमारी कौन? ये पर्सनैलिटी। नाउ साथ ही साथ आप देख पाओगे एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी रह चुकी हैं, एडवोकेट, ऑथर एंड डिप्लोमेट ये रह चुकी हैं। साथ ही साथ लीडर रह चुकी हैं किसी कम्युनिस्ट मूवमेंट इन केरला के अंदर। इन्होंने हेड करी है जनाधिपत्य संरक्षण समिति। ठीक है, इसको यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी को हेड किया इन्होंने, जो कि केरला बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद यहाँ पर ये पहली फीमेल लॉ स्टूडेंट थी जो कि एजावा कम्युनिटी से निकल कर आती थी और ये मिनिस्टर रह चुकी थी। अगर हम बात करें बहुत सारे साल थे जहाँ पर ये मिनिस्टर एज इट इज बनी रही। उसके बाद इन्होंने कैबिनेट में अगर हम बात करें तो उसमें लीड किया। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो कि यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने सर्व किया है एज अ लॉन्गेस्ट सर्विंग विमेन लेजिस्लेटर इन केरला। तो आपको ध्यान रखना है ये ऐसी विमेन थी जिन्होंने लंबे समय तक सर्व किया एक लेजिस्लेटर की तरह केरला असेंबली में।
और ये एक ओल्डेस्ट वेमेन मेंबर थी किसमें, इस असेंबली के अंदर, और ओल्डेस्ट वेमेन मिनिस्टर भी बताया जा रहा था। तो आप देख पाओगे साल भी कितने साल की हो चुकी थी, 102 साल की हो चुकी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ इन्होंने पब्लिश करी एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था आत्मकथा, जिसने 2011 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था। ओके, नाउ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। और एक चीज और गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को इंस्टा का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करो और अपनी वहां पर क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को खत्म। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।